तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सही हैं और अपनी सेहत का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज देश में एक ऐसी दुर्घटना देखने को मिली जिसने सारे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जब ये इंसिडेंट हुआ तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है, क्योंकि उस टाइम पर ये बोला जा रहा था कि अभी इनको बचा लिया गया है। पर लेकिन जैसी पिक्चर ये मैंने देखी थी उस टाइम पर, जो सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर, जो वायरल हो रही थी, उससे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान जो है वो इसमें से बचकर निकल पाएगा। तो ये एक बोल सकते हो कि मतलब सबसे देश का जो विशिष्ट पोस्ट होती है डिफेंस के फील्ड में आज की डेट में, ये इस पोस्ट पर पहले पर्सनैलिटी थे। और अगर आप लोगों को जानना है कि इनकी लाइफ में अचीवमेंट क्या थे, यानी कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि हाँ किसी इंसान के बारे में हम लोग को जानना है कि उस इंसान ने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, यानी कि उस इंसान की मतलब क्या ओहदा था, तो 40 साल के करियर में ये इनके पास में इतने सारे आप लोग यहाँ पर इनके लिए जो मेडल और जो ऑनर इनको दिए गए वही आप लोगों के सामने हैं। 18 टोटल मिलाकर अगर गिनती भी करने बैठे तो लोगों को एक दो मिल जाते हैं, समझ में आते हैं। तो इनका सीना जो है वो तमकों से हमेशा चमकता रहता था, जो लाइफ में इनके अचीवमेंट देखने को मिले। तो एक अंदाजा, अगर किसी ने आज तक जो फर्स्ट टाइम अगर इनके बारे में जान रहा होगा, बहुत सारे ऐसे ना जिनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है आर्म फोर्स के अंदर में, जिनको एक्टर्स या जो हीरो हीरोइन रहे उनके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, अगर उनके बारे में बात करूं कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, कैटरीना कैफ की या फिर उसकी विक्की कौशल की शादी हो रही है, उसकी न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होती है। पर लेकिन हमारे देश में अगर कोई सिपाही या कोई सोल्जर है, अगर वो भी शहीद होता है तो उसको कोई 2 मिनट के लिए उसके बारे में पढ़ना ही पसंद नहीं करता है। और तब असलियत में हीरो कौन है? हीरो ये है क्यों हमारी जो शांति में जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पर सिपाही खड़े हैं, ये हमारे जो सोल्जर खड़े हैं, उनकी वजह से हम लोग अपनी शांति की जिंदगी जी रहे हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं पड़ोस में कि पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। आज की डेट में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि इनके लाइफ में अचीवमेंट कितने थे। और जो दुर्घटना भी देखने को मिली वो मुझे सुनकर भी बहुत अफसोस हुआ। ये जहां पर जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर है विलिंगटन। विलिंगटन ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर ये जा रहे थे और जो ये क्रैश हुआ, यहाँ पर जो इनका ये पर्टिकुलर जो चॉपर था जहां पर ये क्रैश हुआ, तो ये तमिलनाडु के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रही है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन थी यहाँ पर जहां पर ये चॉपर जो था ये यहाँ पर क्रैश हुआ। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही बुरी दुर्घटना में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर देखते ही देखते। खासकर इनकी जो वाइफ थी वो भी यहाँ पर थी। सोचो आप लोग 1 मिनट के लिए जिंदगी में आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां पर आप लोगों ने 40 साल के करियर में इतना कुछ अचीव किया है, और आप लोग अपने परिवार के साथ में, जिसमें आपकी वाइफ भी है या फिर कोई भी आप लोगों के सगे संबंधी है, उनके साथ में आप लोग एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी की है। तो आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम पर। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि एक उस टाइम पर कितनी खुशी रही होगी कि हाँ यार कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हम लोगों ने अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे हैं, जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो ये काफी एक बड़ी यहाँ पर बात देखने को मिली। इसी के साथ में अगर कुछ मैं इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड के जो पूरी एरिया में इनका जन्म हुआ था। और रिसेंटली जब ये हमारे बीच में नहीं रहे, 8 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये कुन्नूर जो तमिलनाडु के अंदर मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। अभी एज ही क्या थी यार, ओनली 63। अभी तो इंसान अगर अगर लगा के चलेंगे कम से कम 100 साल अगर जिए तो अभी तो ये समझ के चल सकते हैं कि अभी बहुत एक टाइम पड़ा हुआ था हमारे पास में। और खासकर आप लोगों को मैं बता दूं इनके बारे में, जो आप लोग सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो डिफेंस को मॉडर्नाइज किया गया है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जहां पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है, उनके साथ में जो टक्कर ली गई है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। जिसमें से अगर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊं यहाँ पर चुनिंदा, पाकिस्तान के अंदर जो बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिली थी 2019 में, वो यहाँ पर काफी हद तक इनके द्वारा स्ट्रेटेजाइज की गई थी वहां पर वो मिलकर अगेंस्ट चाइना। आप लोगों को पता है, मैंने कई बार आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही पढ़ाया, डोकलाम वाले प्लेटू वाले एरिया में जहां चाइना इंडिया आमने सामने खड़े रहे लगभग 73 दिनों तक, उस चाइना के सामने खड़े हो गए हम लोग जाकर, जो आज के दिन में यूएसए से टक्कर ले रहा है। उस टाइम पर यहाँ पर यही थे जो आर्मी चीफ जनरल जो रावत, जिनके द्वारा यहाँ पर ये स्टैंड लिया गया कि नहीं हमको चाइना के सामने जाकर खड़ा होना है। तो भूटान के साथ में हम लोग वहां पर खड़े हुए उस टाइम पर डोकलाम वाले एरिया में। अच्छा, डोकलाम वाले एरिया में जो ट्राई जंक्शन है जहां पर इंडिया, भूटान और चाइना का बेसिकली जो एरिया मिलता है, एक वैली है वहां पर। उस वैली का नाम पता है आप लोगों को? चलिए देखता हूँ किस किस को पता है। बहुत बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, आप लोगों को याद होगा। 2015 में क्रॉस बॉर्डर जाकर म्यांमार के अंदर हम लोगों के द्वारा स्ट्राइक की गई थी। म्यांमार के अंदर जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, यहाँ पर जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक विक्की कौशल वाली मूवी थी,
तो उसमें दिखाया भी गया है, ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो सीन था तो वो सारी चीज दिखाई गई। तो क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी जाकर हम लोगों ने जो दुश्मन है बेसिकली उनको टैकल किया है। इसी के साथ में यूएन के अंदर में इनके द्वारा हमारी देश की नहीं ओनली कई सारी कंट्री की जो आर्मी थी उनको हेड किया गया, यूएन के जो ऑपरेशन चले थे खासकर कोंगो के अंदर में। तो ये भी काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हमारी कंट्री के जो पर्सन है वो हेड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्री की आर्मी को। कोंगो आप लोगों को दिखाता हूं पहले बीचों बीच में, हमारा दिल और जान हमारा भारत महान। यहां से अगर आप लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहां पर कई सारे ऑपरेशन यहां पर चलाए गए, तो इनके द्वारा जो यूएन के ऑपरेशन थे वो हेड किए गए। तो इससे भी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की ये पर्सनैलिटी थे। अभी जब यहाँ पर इनके द्वारा लास्ट अपनी सांसें ली गई तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि एक आउटस्टैंडिंग सोल्जर हम लोगों ने खो दिया है। तो एक तरीके से क्या इनकी भरपाई हम लोग कर पाएंगे, तो ये भी काफी एक बड़ी बात है। आने वाले टाइम में अब हमारे जो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे, क्यों, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट बन चुकी है आज के डेट में, उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी कंट्री में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में एयरफोर्स हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया और नेवी। तो यहां पर इन तीनों के बीच में एक सिंक्रोनस वे में सामंजस्य बैठाने के लिए यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हम लोग लेकर आए थे। तो यहां पर ये भी सारी 4 स्टार की पोस्ट होती है और ये भी 4 स्टार की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर इसीलिए बनाया गया था कि ऐसा ना लगे कोई सर पे आके बैठ गया, बस हाँ ऐसा लगे कि हाँ हमारे जैसे ही है, हमारे साथ में मिलकर काम करेगा, एक सिंक्रोनस वे में काम करने के लिए, यानी कि इस तरीके से कि हाँ हम लोग एक डिस्कशन के तौर पर चीजों को लेकर चले, ना कि ऐसा लगे कोई ऑफिसर है हमारे ऊपर। तो वो पैटर्न यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी। तो इसमें भी इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे देश के वो यही थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बीएससी किया गया, आईएम में डिफेंस सर्विस स्टाफ जो कॉलेज है एमफिल किया गया। यूएसए में आप लोग देखिए, यूएसए में जो कमांड एंड जनरल स्टाफ जो कॉलेज है वहां से भी इनके द्वारा अपनी कुछ एजुकेशन कंप्लीट की गई। और जो मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहां से इनके द्वारा पीएचडी की गई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं एक काफी हाई लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने है। और अवार्ड जो है जो मैंने बहुत सारे बताए यहाँ पर, जैसे अभी आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, इसी के साथ में उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो गया, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, युद्ध जो सेवा मेडल हो गया, इसी के साथ में सेना मेडल हो गया और विशिष्ट जो सेवा मेडल हो गया। तो इतने सारे अवार्ड जो मैंने भी आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये सारे अवार्ड ये सारे इनको यहाँ पर मिले हुए हैं, जिनको इंसान गिनने में बैठे तो एक बार वो सोचे कि क्या किसी इंसान को एक लाइफ में इतने अवार्ड पॉसिबल है। जी हाँ पॉसिबल है, और वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। इनकी जो रैंक थी जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब इनको अपॉइंटमेंट मिला तो 16 दिसंबर 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट, ठीक है, फिर आगे चलकर ये लेफ्टिनेंट बने 1980 में, फिर कैप्टन बने 1984 में, मेजर बने 1989 में, लेफ्टिनेंट कर्नल बने 1998 में, कर्नल बने 2003 में, ब्रिगेडियर बने 2007 में, मेजर जनरल बने 2011 में, लेफ्टिनेंट जनरल बने 2014 में। और यहाँ पर सीओएस जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, इसके बारे में अगर आप लोग बात करें, स्टार्टिंग में अगर बात करें जैसे आर्मी के अंदर है तो यहाँ पर उस पोस्ट पर ये पहुंचे, इसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो 2017 में। और फिर आगे चलकर पहली बार हमारे देश के अंदर में ये जो पर्टिकुलर पोस्ट बनी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो 2019 में उस पोस्ट पर भी ये पहुंचे। तो इनसे यहाँ पर एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि पूरा करियर जो था वो कितना एक्सपीरियंस था। देखिए जिंदगी में ना अगर किसी इंसान के बारे में अगर बात करें तो जो कुछ होता है वो उनका एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ से आप लोगों का इनका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अभी जो यहाँ पर इनके द्वारा लास्ट अपनी सांसें ली गई, ये जो दुर्घटना घटी, ये इंडियन एयरफोर्स का MI-175V5 हेलीकॉप्टर देखने को मिला, जो कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, कहां पर, कुन्नूर तमिलनाडु के अंदर में, जिसके चलते इनकी जो जिंदगी है वो यहाँ पर एंड हो गई। पर लेकिन बोलना कि जिंदगी समाप्त हो गई वो समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज भी मैं इनके बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आगे वाली जनरेशन भी इनके बारे में पढ़ेगी। तो कभी भी ऐसी पर्सनैलिटी जो है उनकी जिंदगी जो है वो एंड नहीं होती है, वो हमेशा इनके बारे में पढ़ा जाएगा, लोग हमेशा इनके उदाहरण दिया करेंगे, लोग हमेशा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी थी ये पर्सनैलिटी। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को ताकत दे इस पर्टिकुलर जो ये ऐसा माहौल बना है इसको झेलने के लिए, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन ये क्रिएट हो गई है। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब थोड़ा हम लोग अपनी नैनो मैगजीन की जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में। मैंने आज जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्विज नहीं डाला है,
तो कल से आप लोगों को प्रॉपर वे में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी नहीं मिला और थोड़ा सा सुनने के बाद में ना अंदर से मतलब अजीब सी चीजें हो जाती हैं जब कुछ ऐसा देश के अंदर देखने को मिलता है। एक बार तो ना मन बिल्कुल अटपटा सा हो जाता है, ठीक है। और खासकर जब इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती हैं देश के बारे में यार। चलिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 9 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती है हमारे देश में करप्शन की वजह से, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप लोग कभी भी अगर स्टडी लवर परिवार से अगर आप लोग पढ़कर गए हैं तो कहीं पर कभी भी जिंदगी में करप्शन मत करना, क्योंकि करप्शन का मतलब है किसी का हक आप लोग मारोगे, ठीक है। तो कभी भी ये काम मत करना। बस अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि मेरी कोई फीस आप लोगों को पे करनी है जिंदगी में, तो कम से कम ये काम बिल्कुल मत करना कभी। ये डे इसी के बारे में बात करता है। अगर करप्शन हो जाए कहीं पर तो ना तो वहां पर अच्छी हेल्थ मिलेगी, हेल्थ सेक्टर में करप्शन हो गया, एजुकेशन में सेक्टर हो गया तो करप्शन हो गया तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, जस्टिस में करप्शन हो गया तो जस्टिस और डेमोक्रेसी भी नहीं चल पाएगी, कोई प्रोस्पेरेशन नहीं कर पाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी ऐसा इंसान राजा नहीं बनेगा जो हकदार है। और डेवलपमेंट की बात तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। ये आप लोग हमारे पॉलिटिशियन देख सकते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें बिहार बार बार उदाहरण आता है निकलकर कि डेवलपमेंट के नाम पर कितने लंबे समय से वहां पर जो भी आज की डेट में जो चीजें देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पर, उससे आप लोग समझ सकते हैं। एजुकेशन के मामले में, महिलाओं की हेल्थ के मामले में, पुलिस के मामले में, हर जगह आप लोगों को पीछे देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन को भी रीजन नहीं बोलता हूं मैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग ही हैं रीजन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ही पॉलिटिशियन को चुनकर लेकर आते, तो रीजन कौन हो गए? रीजन तो हम हो गए। पॉलिटिशियन को बोलना तो एक बहाना हो गया अपने सर पे से, हाँ, कि किसी और के सर पे ठेंगरा फोड़ने वाली बात हो गई। थीम क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है? योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। ये आप लोगों का राइट भी है और आप लोग इसमें रोल भी प्ले कर सकते हैं कि हम लोगों को करप्शन को नो कहना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा हो जाता है। तो करप्शन के बारे में जब भी कोई बातें आए तो आप लोग लाइफ में अगर कहीं पर भी किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो जिंदगी में, बस ये चीज से आप लोग बच के रहना कि किसी का हक न मारो यार, क्योंकि वो आप लोगों को वो नहीं कहते फापती भी नहीं है ये चीजें, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जिंदगी में एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ और नुकसान हो जाएगा, सब निकल जाता है यार। पर मेहनत की रखोगे ना जिंदगी में यार, आप लोगों को कसम से कहता हूं, जिंदगी जीने में जो मजा आएगा ना, शाम को जो सोओगे कभी जिंदगी में, देखना इस चीज को आप फील कर जब आप लोग पोस्टर पहुंचोगे किसी पर, आप लोगों को शांति की नींद आएगी जिंदगी में, ठीक है। लगेगा कि हाँ जिंदगी जी रहे हैं। और जिंदगी होती क्या यार, चले गए बिपिन रावत जी, देखिए क्या हो गया, क्या जिंदगी यही तो होती है, कब निपट जाए किसी को पता ही नहीं है। तो क्यों ना इसको इस तरीके से जी के जाए कि थोड़ा सा सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन करके जाए। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। कमेमोरेशन मतलब यादगार की चीजों को याद करना। किसके लिए? यहाँ पर कमेमोरेशन और इसी के साथ में डिग्निटी ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो जिनको झेलना पड़ा है यहाँ पर क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जब नरसंहार देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ में इसको प्रिवेंट करना है, कोई भी ऐसा क्राइम देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सीरिया में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कंट्री में जब अंग्रेज थे तो फैमीन आया था तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, जब भुखमरी आती थी देश के अंदर में। तो बहुत सारी देश में ऐसे हैं, जर्मनी में सुना होगा कि हिटलर के द्वारा लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये वो चीजें हैं उस टाइम पर जब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बेगुनाह होते हैं। सोचिए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे बच गए, बच्चे अनाथ हो गए, अब जिंदगी उनकी कैसे आगे बढ़ने वाली है, तो उनके बारे में एक बार सोचिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ग्राउंड लेवल पर जब आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को अलग ही चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं जिनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलानी है कि जो भी जीनोसाइड यानी कि जो नरसंहार देखने को मिलता है तो उसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं और क्या रोल हो सकता है यहाँ पर इनको रोकने में, ताकि कोई ऐसा क्राइम न देखने को मिले और याद भी किया जाए इन चीजों को, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इससे दूर रहे। तो ये 9 दिसंबर को डे हमारे सामने निकल कर आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, आखिर ये डे निकलकर कहां से आया? तो 1948 में यानी कि 1948 में यहां पर एक कन्वेंशन था जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसको जीनोसाइड कन्वेंशन का नाम भी दिया गया था। तो उसके चलते यहां पर ये डे देखने को मिला था, यानी कि 1948 में हम लोगों ने बातें की इस कन्वेंशन के बारे में और यहां से ये डे निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार चीजें भी पूछ ली जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी यहाँ पे जानते हैं, जो डिफेंस के पेपर से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसका अभी 11वां संस्करण देखने को मिला। ये जो एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हुई कहां पर? ये मालदीव के अंदर में स्टार्ट हुई। तो
तो मालदीव के अंदर यहाँ पर एक आइलैंड है जिसके अंदर यहाँ पर ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका नाम है कद्दूब। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस आइलैंड में यहाँ पर ये हमारी कंट्री इंडिया और इसी के साथ में मालदीव के चलते आप लोगों को ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो जो इक्विलिब्रियम जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मीनिंग भी आप लोगों से अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को पहले बताया, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो मालदीव की लैंग्वेज में इसको फ्रेंडशिप बोलते हैं। और 2009 में हमारे द्वारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी। 14 दिनों की एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में। अगर मालदीव को आप लोग देखना चाहते हैं एक बार मैप में, तो आप लोग देख सकते हैं बीचों बीच में अपनी दिलो जान हो गया। इसी के साथ में थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा बोला है सर काफी अच्छा लगता है जब ऐसे बोलते हो, हमारी दिलो जान हमारा भारत महान। तो यार देखो, देश के लिए ना अंदर से रेस्पेक्ट आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो अस्तित्व है ना वो हमारे देश से ही है। हम हैं यहाँ पर इस देश के अंदर में, तो हम अगर कोई बोलेगा तो हमको बोलेंगे इंडियन है ये लोग। अगर कुछ भी हरकतें करेंगे तो ये बोलेंगे इंडियन ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो हमारे देश की इंसल्ट होगी। कभी बाहर जाकर कुछ करेंगे तो कि हाँ एक भारतीय ने कर दिया है। तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीजों का ध्यान रखने की। ठीक है, कि कभी भी अपने देश के ऊपर कोई आंच न आने पाए। तो इंडिया और मालदीव के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों की एक्सरसाइज देखने को मिली आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ये काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि कोई भी अगर उल्टी सीधी घटनाएं देखने को मिलती है, कोई आतंकवाद देखने को मिलता है, तो उसमें भी ये काम करती हैं। और काम कैसे करते हैं? यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के हिसाब से, यानी कि अपनी कोई मनमानी नहीं चलेगी। जो यूएन बोलता है कि हाँ भाई साहब ऐसे आप लोगों को काम को करना है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और एक दूसरी कंट्री की कल्चर और स्पोर्ट एक्टिविटीज को भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, और कैसे और हम लोग रिलेशन बढ़ा सकते हैं। जब कई बार कई सारी इमरजेंसी देखने को मिलती है इंडियन ओशन के अंदर में, तो उस टाइम पर कैसे मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो न्यूज है अगर इसके बारे में बात करें तो ये ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कवर की गई थी। एक बच्चा बोला है सर सोर्स बताया करो। ठीक है यार, सोर्स जो है वो अगर मैं बोल तो देता हूँ कि किस में आएंगी पेपर में, पर लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो तो मैं पिक्चर भी डाल दिया करूंगा कि कहां से ये न्यूज जो है वो निकल कर आती है। तो ऑल इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये न्यूज जो थी वो कवर की गई थी, तो वहीं से ही ये न्यूज है जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की। तो जो ये पर्टिकुलर आइलैंड है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, कल आप लोगों से आइलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मालदीव के बारे में भी आप लोगों से बात की। इंडियन ओशन के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। माले इसकी आप लोगों को कैपिटल है। बेसिकली ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में है। और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जिनके साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। पहले जो प्रेसिडेंट थे, चलिए उनका नाम बताइए। मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस भी किया था। वो जो थे वो हमेशा चाइना की गोद में बैठे रहते थे, पर लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है ये काफी बैलेंस्ड रिलेशन बनाकर चलते हैं इंडिया के साथ में। तो इसलिए मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे साथ में काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, वरना काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में थी। अर्लियर 15 एडिशन जो था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, जो कि यहाँ पर दोस्ती में भी यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने मिलकर, इंडिया मालदीव और श्रीलंका ने मिलकर एक्सरसाइज देखने को मिली थी। ठीक है, तो 2021 में जो 30 साल यहाँ पर पूरे देखने को मिले, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इसी के साथ में एक्सरसाइज दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, एक तो है मैत्र शक्ति, ठीक है, जो कि मिलिट्री की एक्सरसाइज है। एक है SLINX यानी कि इंडिया श्रीलंका हो गया और इंडिया हो गया एक्सरसाइज, ये नेवल की है। और अभी हम लोगों ने बात की इक्विलिब्रियम, ये आप लोग को मिलिट्री की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी इंडिया और मालदीव के बीच में। तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये जो न्यूज है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूंगा। ये बात की जा रही है एनसीसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर खासकर एनसीसी के बारे में तो वैसे बात की जा रही है, पर लेकिन ये जो न्यूज है ये है 1971 की वॉर से रिलेटेड। 1971 की ये वही वॉर थी जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, और बांग्लादेश जो है वो एक कंट्री बन के आया था नया। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल आप लोगों के सामने है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर से यहाँ से उठाया गया इंडियन एक्सप्रेस से। तो ये आर्टिकल हमारी कंट्री में अगर बात करें तो पीआईबी के द्वारा भी यहाँ पर ये कवर किया गया था कि एनसीसी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया आजादी की विजय। जो यहाँ पर देखिए, आप लोगों से ना कई बार कई सारे ऑपरेशन के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में आप लोग नाम जरूर याद रखना। तो आजादी की विजय श्रृंखला हो गया यहाँ पर ये, और इसी के साथ में संस्कृतियों का महान संगम। तो ये जो लॉन्च किए गए यहाँ पर ये एनसीसी के द्वारा लॉन्च किए गए, ताकि 1971 की वॉर के जो हीरो थे जिनके द्वारा अपना रोल प्ले किया गया था उनके बारे में हम लोग जान सके। तो उसके चलते उनके बारे में आने वाली जनरेशन भी जान सके, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो एनसीसी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो यहाँ पर एनसीसी जो कैडेट है उनके द्वारा आजादी की विजय जो श्रृंखला है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों से अगर पूछे यहाँ पर जो संस्कृतियों का महासंगम, तो दोनों के बारे में याद रखेगा। हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये दोनों अभी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं।
आजादी की जो विजय श्रृंखला प्रोग्राम है यहाँ पर ये इंडो पाकिस्तान जो 1971 की वॉर हुई थी उसके चलते हम लोग इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो संस्कृतियों का जो महान संगम है यहाँ पर ये, तो उसमें यहाँ पर स्पेशल जो इंटीग्रेशन दोनों कंट्री के बीच में देखने को मिलता है। आखिर बांग्लादेश कोई अलग देश थोड़ी ना है, एक टाइम पर हमारी तो पार्ट था, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ में अलग हुए यहाँ पर हमसे, पर लेकिन आगे चलकर वो आपस में भी अलग हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में, तो कोई अलग देश थोड़ी ना है पाकिस्तान। पाकिस्तान इनडायरेक्ट में बोला जाए तो हमारी पार्ट था, बांग्लादेश भी हमारी पार्ट था, तो संस्कृति तो मिलती जुलती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये चीजें अभी देखने को मिल रही है, उसी के लिए यहाँ पर चीजों को तैयार भी किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पर वॉर के हीरो थे उनको यहाँ पर एक तरीके से सैल्यूट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर इसके बारे में आप लोग देखने को मिले, अगर पूरा हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। 1940 से और 1950 के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, उस टाइम पर यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अलग चला गया। ठीक है, पाकिस्तान अलग चला गया, पर लेकिन फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो कश्मीर वार हो गई हमारी और पाकिस्तान के साथ में, वो 1947 में हुई थी, जब पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर एंट्री की गई। ठीक है, 1960 में फिर आगे बढ़े तो 1965 में जाकर सेकंड जो वॉर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 1965 में हुई, और थर्ड वॉर यहाँ पर ये हुई 1971 में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। हमारे द्वारा यहाँ पर ये क्या था, ये था बेसिकली हमारे द्वारा जब हमारा न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। फिर 1989 में फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी आप लोगों को देखने को मिली। फिर हम लोगों ने पोखरण एक्सपेरिमेंट किया। फिर 1999 में यहाँ पर ये कारगिल वॉर हुई। ये मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। इसी के साथ में हमारी पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक किया गया 2001 के बाद। एक में समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट की गई ताकि दोनों के बीच में रिलेशन थोड़े सही हो सके, पर लेकिन मुंबई में अटैक हो गया जो कि कसाब वाला मुद्दा निकल कर आया, और फिर पुलवामा में अटैक हो गया। तो तब से लेके पाकिस्तान की अगर बदतमीजी आप लोग देखोगे, बार बार इनके द्वारा हरकतें यहाँ पर इस तरीके की करने की कोशिश की गई है, जिनको अगर कोई समझेगा भी तो समझ जाएगा कि ये इंसान जो है वो नहीं होता, कुत्ते की पूंछ हो चुकी है, जितने दिन नुलकी में रखोगे तो निकालेगी, टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। और ये पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना है। एक्चुअल में होता क्या है देखिए, दो तरीके हैं। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है या तो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर दो या फिर खुद मेहनत करो आप लोग। तो यहाँ पर इनका मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा है कि सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट रखो हमेशा। अगर उनको डिस्ट्रैक्ट रखोगे तो तुम्हारे बारे में लोग बातें करेंगे, जानेंगे कि हाँ बहुत कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सेना है। तो सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दी। अब थोड़ी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इंडिया और जो पाकिस्तान की वॉर के बारे में, खासकर 1971 की जो वॉर है। 7 मार्च 1971 में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए बांग्लादेश के अंदर में, 25 मार्च को यानी कि 7 के बाद में 25 मार्च को पाकिस्तानी फोर्स ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया सर्च लाइट में इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। 26 मार्च को यहाँ पर ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पर रेडियो के मैसेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट 25 मार्च को, तो 26 मार्च आप लोगों को देखने को मिलेगा। 27 मार्च जो बांग्लादेश की फोर्स है मुक्ति बाहिनी, वो फॉर्म की गई अगले ही दिन। इसमें इंडिया के द्वारा काफी बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। 17 अप्रैल 1971 में जो एग्जाइल लीडर थे, जिनका आप लोगों को पता भी होगा यहाँ पर बेसिकली हमारे देश के द्वारा काफी ज्यादा जो मुजीबुर रहमान जी को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई, तो एक्साइल लीडर ऑफ अवामी लीग जो थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाई गई। और 3 दिसंबर 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियली वॉर स्टार्ट हो गई 3 दिसंबर को। यहाँ पर 6 दिसंबर यानी कि 3 दिन बाद ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया गया इंडिया के द्वारा एज ए बांग्लादेश। और नॉर्मली ये माना जाता है कि हमसे पहले भूटान ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ बांग्लादेश जैसी कोई कंट्री है। 14 दिसंबर 1971 में एक सिस्टमेटिक एलिमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बंगाली इंटेलेक्चुअल का यहाँ पर और पाकिस्तानी आर्मी और जो लोकल जो है उनके चलते यहाँ पर जो चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया 16 दिसंबर 1971 में। जो यहाँ पर पाकिस्तानी जो आर्मी है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसने अपने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। उस टाइम पर हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। 12 जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो पावर में आ गए। तो ये वही चीजें हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारा सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं 2 फ्रंट की वॉर यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में आप लोग समझते हैं हमारा देश पड़ गया बीच में। ठीक है, एक साइड में तो बांग्लादेश की साइड से हम लोग लड़ रहे हैं और दूसरी साइड में पाकिस्तान की साइड से हम लोग लड़ रहे हैं। तो दो साइड में हम लोगों ने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले कई लंबे समय तक हमारी जो वॉर पाकिस्तान के साथ में चलती रही, तो आज की बात नहीं है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो उस टाइम पर जो सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर हुआ करता था,
वो हमारे साथ में आकर खड़ा हुआ। वरना यूएसए जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और उस टाइम पर अगर यूएसए पाकिस्तान के साथ में जैसे आ रहा था वो, और हमारे साथ में अगर उस टाइम पर जो रसिया न आता, उस टाइम पर यूएसएसआर न आता, तो हमको काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर झेलनी पड़ जाती। तो वो तो भला हो वहां पर रसिया का कि वो हमारे साथ में आकर खड़ा हो गया, वरना हमारे लिए ये दिन जो है वो काफी भारी पड़ जाती। तो हमने उस चीज को उस टाइम पर टैकल किया। तो ये काफी एक अच्छी बोल सकते हैं हमारी किस्मत आप लोग उस टाइम पर, कि हमारे साथ में रसिया खड़ा हो गया, वरना पाकिस्तान जो है उस टाइम पर कुछ और ही हरकतें करता हुआ नजर आता। ठीक है, ये तो मैंने बताई यहाँ पर एनसीसी के द्वारा जो चीजें की गई उसके बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात की गई कि अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम याद रखेगा, वो कमेटी थी यहाँ पर जिसका नाम याद रखेगा डीबी सेखतकर कमेटी थी यहाँ पर। ये कमेटी बनाई गई थी 2016 में। तो उस कमेटी के द्वारा बोला गया था कि मॉडर्नाइज करना है हम लोग का एनसीसी को, यानी कि एनसीसी को सही लेवल पर हम लोग को लेकर जाना है। तो उसके चलते बोला गया कि आप लोग इसको मॉडर्नाइज कीजिए ताकि अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करें। और उसी कमेटी ने बोला था कि फार्म एंड जो आर्मी पोस्टल स्टेब्लिश किया गया था। फार्म यानी कि जो किसानों वाली बात है ना, कि एक तरीके से अपना खुद का जो दूध वगैरह के लिए वो चीजें रखनी है, तो आर्मी खुद इन चीजों को मैनेज किया करती थी। तो उसको भी यहाँ पर इन्होंने क्लोज करने की बात की। ठीक है, जो आर्मी का जो रिक्रूटमेंट का स्टैंडर्ड है वो बढ़ाने की बात की गई थी सेखतकर कमेटी के द्वारा। और इसी के द्वारा बोला गया था कि इफिशिएंसी बढ़ाओ यार एनसीसी की भी। तो एनसीसी के जो कैडेट होते हैं वो बना जाता है कि आधे सिपाही बन चुके हैं। आप में से है किसी के पास में एनसीसी ज्वाइन किया, आप लोगों ने बताइएगा जरा। तो इससे ये रहता है कि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग बहुत सारे सिपाही अपने देश में तैयार कर रहे हैं। तो एनसीसी जो है ये हमारे देश में बेसिकली जो क्रिएट की गई थी, ये 1948 में क्रिएट की गई थी। और क्रिएट किया गया उस टाइम पर, मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली बताया भी था, एच एन कुंजरू, KONZRU। ठीक है, तो याद रखिएगा SN कुंजरू कमेटी यहां पर बनाई गई थी 1946 में। उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और फिर यहां पर 1948 में हमारे देश में एनसीसी को क्रिएट कर दिया गया। तो एनसीसी जो है इसमें लगभग 14 लाख के करीब कैडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये सारे जो कैडेट यहाँ पर रहते हैं, कैडेट बोलते हैं, वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो हर जगह से आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक बात है कि हमारे देश में जो बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही देशभक्ति की भावनाएं जो है हम लोग डालना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके चलते फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा जिसके बारे में भी आप लोगों को और पता होना चाहिए। वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर केरला हाईकोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा। उसमें ये बोला यार जो एनसीसी है ना, उसका जो एक्ट है उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, नेशनल कैडेट कोर्प्स एक्ट बोलते हैं, यानी कि एनसीसी एक्ट उसको बोलते हैं। उसके अंदर ये बोला गया आप लोग चेंज करो 1948 का एक्ट जो है, और उसके अंदर अभी आज की डेट में ओनली मेल और फीमेल जा सकते हैं, पर लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उसके अंदर किन्नर भी जा सके। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में किन्नर को अब थर्ड जेंडर बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद में। तो उनका भी अधिकार है कि वो अपने इस अधिकार को यूज कर सके। तो उसके चलते यहां पर अभी अगर कोई जाना चाहता है किन्नर, तो नेशनल कैडेट कोर्प्स जो है वो उसमें अलाउ नहीं करता है ट्रांसजेंडर को उसमें एंट्री करने के लिए। तो ट्रांसजेंडर की एंट्री को भी वैलिड करार कराने के लिए एनसीसी के अंदर यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है एक्ट के। ये बात बोली गई केरला हाईकोर्ट के द्वारा। तो उसके वजह से भी एनसीसी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर आ गई थी कि हाँ यार इसके बारे में हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर जब थर्ड जेंडर बन चुका है तो अब यहां पर उनका भी अधिकार है, उनको भी यहां पर आप लोगों को ये अधिकार देना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि एनसीसी जो है वो किसके अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आप लोगों को एनसीसी देखने को मिलेगी। ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आप लोगों को एनसीसी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, एनसीसी ने काफी बड़ा रोल वहां पर प्ले किया ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो उसमें भी एनसीसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थी यहां पर, जिसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिली। तो यानी कि एनसीसी हर लेवल पर देश के साथ में खड़ी हुई है, हर लेवल पर चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं इसको अच्छे लेवल पर लेकर आ रही है। तो ये एनसीसी के कारनामे हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। आप लोग बताइएगा जरूर एनसीसी से आप लोग कनेक्टेड हैं कहीं पर इस तरीके से, तो हल्का सा आइडिया आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज का लेक्चर इतना ही रखूंगा, बाकी की जो भी न्यूज है आगे कवर कर लेंगे, टेंशन मत लेना, वो सारी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो 2 इंपॉर्टेंट डे के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। जो बिपिन रावत जी थे उनके बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई। एग्जाम में क्वेश्चन भी बने अगर कुछ, तो उनके बारे में भी आप लोग याद रखेगा। क्वेश्चन अपनी जगह है, अपने देश में जो महान पर्सनैलिटी है उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है,
आगे बात करें, हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की तो काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से यहाँ पर इंडिया और मालदीव के बीच में जो एक्सरसाइज थी उसके बारे में बात की। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से एक और एक्सरसाइज के बारे में बात की जो कि किसके बीच में थी, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो दोनों एक्सरसाइज के बारे में जाना। एनसीसी के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर जाने अनजाने में मतलब एक तरीके 3 आर्टिकल कवर कर दिए। पहला आर्टिकल तो जो आप लोगों से केरला हाईकोर्ट वाला डिस्कस किया, वो एक अलग आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, उसका रिवीजन करा दिया। दूसरा आर्टिकल जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, वो शेखतकर कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, वो भी हम लोग पहले आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका भी मैंने रिवीजन आप लोगों को करा दिया। और तीसरा आर्टिकल अभी ये हो गया जिसमें एनसीसी के द्वारा यहाँ पर ये जो 2 अभी नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एनसीसी की हिस्ट्री बता दी आप लोगों को। इसी के साथ में यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की हिस्ट्री बता दी और इंडिया और बांग्लादेश वाली वॉर की भी हिस्ट्री बता दी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इन चीजों में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। तो पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों से ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो आप लोग लेक्चर को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कई सारे बच्चों को जब मैंने बातें बुलाई थी वो सारी बहुत सारे बच्चों के द्वारा वो काम किया गया है। और उससे देखिए कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस बना हुआ है ये चैनल के ऊपर, वो उसी से टूटेगा। वरना खासकर हिंदू की और जो नैनो की वीडियो है वो एक तरीके से फिक्स हो गई हैं, उन पर इतने लंबे समय से व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला था ना, उनको रिपोर्ट किया जा रहा है रेगुलरली, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेगी। तो उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। भले ही कोई देखे या ना देखे, यूट्यूब उसको काउंट करता है कि वीडियो शेयर हो रही है, तो इसका मतलब अच्छी चीजें हैं इसके अंदर में। और अगर आप लोगों को लगता है अच्छी चीजें नहीं है तो आप लोग भी रिपोर्ट कीजिए उसको फिर। तो ये आप लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि दोनों में से एक काम जरूर कीजिए, तो रिपोर्ट करो वीडियो को या फिर शेयर करो, ताकि या तो चले तो ठीक चले, नहीं तो फिर बंद हो जाए। तो इतना आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये थी सारी बातें। बाकी मॉर्निंग में मिलूंगा एग्जैक्ट 6:30 मॉर्निंग में आइएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो नहीं उठ पा रहे हैं, मैंने बोला भी था कि जब आप लोगों से पूछता हूं कोई काम करने का उस टाइम पर तो आप लोग खूब बोलते हैं हाँ सर करेंगे करेंगे, पर लेकिन जब उसको स्टार्ट कर देता हूं फिर कोई करता नहीं है। 4 बजे वीडियो स्टार्ट की थी, बोले थे उठेंगे उठेंगे, बहुत कम बच्चे उठना स्टार्ट हो गए थे। फिर बोलने लगे सर इसको शाम को ही ले आया करो जल्दी, तो शाम को लाने लगा। हिंदू के बारे में मैंने बोला कि सुबह लेकर जा जाओ 6:30 बजे, तो लगभग 13 से 14 हजार बच्चों के द्वारा बोला गया सर हाँ सुबह लेकर आ जाओ। अभी इसको लेकर आ रहा हूं तो ओनली 1 से 1.5 हजार उठकर देखते हैं। तो यार इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए मॉर्निंग में उठ भी पाओ आप लोग, तो कम से कम मॉर्निंग में उठो यार। टाइम पे 6:30 बजे वीडियो आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग मॉर्निंग में उसको देखते हो क्यों नहीं? उठकर उसको मॉर्निंग में देखो, अपना काम निपटा लो स्टार्टिंग में ही। वो भी 6 बजे बोला था मैंने उसमें, जब आप लोगों से पूछा था 6:30 बजे भी आप लोग उठने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये तो गलत बात है यार, ठीक है। तो 6:30 बजे सुबह जरूर तैयार रहना, आप लोगों को वीडियो मिलेगी तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह तो यूज करना ही नहीं है। अपने आसपास में कोई एनिमल भी आप लोगों को दिखता है ना, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, जो ऐसे सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक आप लोग अपना भी ध्यान रखें और यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।